फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, प्रणाम, वॉट एवर यू फील टू बी कनेक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलो आज हम फिर से एक बार अपना स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हमने कल एक लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी सॉलिड्स के बारे में, आज हम प्रॉपर्टी करेंगे लिक्विड्स के बारे में। क्या प्रॉपर्टी होती हैं लिक्विड्स की, ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने सॉलिड का लास्ट एग्जांपल जो मैं दे रही थी वो मैंने आपको दिया था कि ब्लैक बोर्ड और चाक का दिया था कि यदि हम किसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से मैंने जैसे रजत नाम लिखा था और उस रजत नाम को यदि मैं 15 से 20 मिनट तक ना रफ करूँ तो वो रजत नाम जो चौक से जो मैंने लिखा था वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा डिफ्यूज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? हल्का सा डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और वो रेयर चांसेस में होता है ऐसा, यानी कि थोड़ा छप जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार ब्लैक बोर्ड पे मिटाना मुश्किल हो जाता है, हल्का सा छप जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, जो कि रेयर चांसेस में होता है। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी लिक्विड्स की। लिक्विड्स आपको पता होगा नॉट डेफिनेट शेप, उनकी डेफिनेट ना तो शेप होती है बट हैव वॉल्यूम, लेकिन उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि वो जिस भी शेप में हम, जैसे कि हमने ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेता है लिक्विड, हमने उसको बलून में भरा तो बलून की शेप ले लेगा, बाउल में भरा तो बाउल की शेप ले लेता है। ठीक है, नॉट रिजिड बट हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। इसने कहा कि वो रिजिड नहीं होता। रिजिड यानी कि उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स की शेप फिक्स्ड थी ना, ऐसे उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती, वो फ्लो करता है। उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, सारे मोशंस करते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी एक जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, आ गया समझ में? फिर अगला आता है अंडरगो डिफ्यूजन। जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये डिफ्यूजन के अंदर जाता है। लिक्विड्स जो हैं वो हम डिफ्यूजन के अंदर डिफ्यूज्ड होते हैं। कहाँ कहाँ सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके कि हम पानी के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न हो गया था। ठीक है, लिक्विड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया था, पानी के अंदर मिल्क के अंदर वाटर कर दो आप। ठीक है, तो वो लिक्विड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न हो गया। गैस का लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न, वो भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था कि हमारी जो बॉटल्स वगैरह होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स, उनके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, CO2 गैस। ठीक है, और भी जैसे आपने देखा होगा वाटर के अंदर जो नॉर्मल हमारा वाटर होता है, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, इन सब के अंदर CO2 और ऑक्सीजन गैस होती है ना, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के हेल्प करती है। ठीक है, फिर अगला आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफर इनटू द लिक्विड एंड लिक्विड। अब इसने कहा कि जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस होती है ना, घुलने वाली प्रोसेस, इनकी रेट जो है वो लिक्विड टू लिक्विड डिफर करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इंक और हनी लिया। देखो आप वाटर के अंदर, एक वाटर के बीकर के अंदर इंक को डिज़ोल्व कर रहे हो, वो 1 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जितनी भी देर ले रही है वो इतनी देर में घुल जाएगी। लेकिन यदि आप उसी दूसरे बीकर में आप हनी ले रहे हो, हनी थोड़ा विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हनी भी लिक्विड है और इंक भी लिक्विड थी। ठीक है, तो इन दोनों की घुलने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है। हनी बहुत देर में डिज़ोल्व होगा, इंक की जितनी जल्दी तो डिज़ोल्व नहीं होगा। इंक डालते ही पानी ब्लू कलर का अपीयर हो जाता है, हनी डालते ही पानी मीठा थोड़ी ना हो जाता है, वो थोड़ा टाइम लगाता है। ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड्स का हमारा वो चेंज होता है, लिक्विड टू लिक्विड डिफर करता है। अब फ्रेंड्स, हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेस में क्या बताया मैंने, नो डेफिनेट शेप होती है उनकी और ना ही वॉल्यूम होता है। ना तो उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे आप एग्जांपल्स ले सकते हो, बलून्स में हमने गोल बलून में भरा तो भी आ गई वो गैस, और लंबे बलून में भरा तो वो भी गैस आ गई। ठीक है, तो आगे समझ में, ना तो इनका कोई शेप होती है, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये इसकी शेप ले लेगा, इसका वॉल्यूम ले लेगा, मन में आए उसी, जिसमें हम डालेंगे उसी कंटेनर की, वेसल की, उसी का लेता है। ठीक है, फिर कहा कि गैसेस की हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, यानी कि वो बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। फ्लूइडिटी जो होती है वो गैसेस की लिक्विड से भी ज़्यादा हो जाती है। और थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि हम उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, हाईली प्रेशराइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने LPG गैस, CNG गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हॉस्पिटल में देखे होंगे। LPG गैस के सिलेंडर्स तो हमारे घर में भी आते हैं। CNG गैस आजकल व्हीकल्स में जो यूज़ होती है, आप सभी ने वो देखी होगी। तो क्या होता है कि उनको सिलेंडर्स के अंदर कंप्रेस करके भरा जाता है। ठीक है, कंप्रेस करते हैं जब भी, जैसे गैसेस के पार्टिकल मैंने बताया रैंडमली मूव करते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे हम कंप्रेस करते हैं तो वो थोड़े पास आ जाते हैं, और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गैस जब भी सिलेंडर्स में भरी जाती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखे होंगे।
तो एक एग्जांपल दिया है कि जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि हमने सॉलिड को किसी पिस्टन की हेल्प से दबाना चाहा, नीचे कोई सॉलिड है तो वो बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में पहले से स्पेस ही नहीं है, वो पहले से ही फिक्स्ड पोजीशन में है। लेकिन जो हमारी लिक्विड होती है उसको यदि हम, जैसे बॉटल थी हमारी, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल या कुछ भी, यदि हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो क्वाइट कंप्रेसिबल, यानी कि बहुत हार्डली उसमें कंप्रेस तो होगी वो, लेकिन बहुत हार्डली होगी, बहुत थोड़ा बहुत होगा, हल्का सा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारी गैसेज होती हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं, मैंने बताया, उनके अंदर कंप्रेसिबल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लो डेंसिटी का मतलब ये हल्की होती हैं। सॉलिड और लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा वजन भी होता है। कोई भी सॉलिड की चीज़ ले लो, कोई भी लिक्विड की चीज़ ले लो, जैसे कि आप बलून्स के अंदर एक कंकर भर दो, एक उसी बलून के अंदर आप लिक्विड भर रहे हो, एक उसी बलून के आप गैस भर रहे हो, तो सबसे कम वजन किस में होगा, आपके गैस वाले बलून में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। फिर क्या बताया, अगली प्रॉपर्टी गैसेस की, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई होती है, इंक्रीज विद टेम्परेचर। बताया था मैंने, पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की। बताया था ना मैंने कि भाई गर्म खाने की जो हमारी खुशबू होती है वो जल्दी हमारे नाक के पास पहुंच जाती है, ठंडे खाने की नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी जिनकी, टेम्परेचर यदि जिनका बढ़ा हुआ होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाती है, वो जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं। वही मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, गर्म पानी में आप चीनी घोल कर देखो एक ठंडे पानी में, तो गर्म पानी के अंदर चीनी जल्दी घुलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, यानी कि कंटेनर के ऊपर, गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वो एक इधर है, एक इधर है, वो इधर जा रहा है, इससे टकराया है, कोलिजन होता रहता है ना, उनमें टकराते रहते हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम हवा से, जो आपका साइकिल के टायर में हवा भरने का एक वो आता है, पंप सा आता है, उसमें देखा होगा आपने, तो हम उसमें ऊपर से पिस्टन को दबाते हैं, उसके अंदर कुछ भरा हुआ थोड़ी ना रहता है, सिर्फ हवा होती है। जैसे हमने पिस्टन को नीचे दबाया, वो प्रेशर के साथ वो हवा क्या होती है, टायर में भर जाती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो जो हवा टायर के अंदर भरी, उसके पार्टिकल्स हमने तो यहाँ भरी थी, लेकिन वो पूरे टायर में भर जाती है। क्यों भर जाती है? क्योंकि वो पार्टिकल्स कोलाइड होते रहते हैं एक दूसरे से, कंटेनर के कोलाइड होते रहते हैं। ठीक है। डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है, वो तो मैं आपको बता ही दिया कि बहुत जल्दी फैल जाती है। यदि हम किसी टायर की हवा निकालोगे तो फटाफट निकल जाएगी, वो फटाफट एयर में हवा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। या फिर हम जैसे गैसेस को डिफ्यूज़, हम परफ्यूम लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, उनकी खुशबू भी जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाती है, जल्दी से फैल जाती है। ठीक है। अब इसने कहा जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है? हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। अब किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो हमारी क्या थी, डेंसिटी किसकी क्या थी, गैसेस की बहुत कम थी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं जनरली, या तो आपको अरेंज करना आ जाएगा कि आप अरेंज कीजिए वाटर को, जैसे शुगर आ गया आपका और आपकी ऑक्सीजन गैस ले ली, तीनों को ले लिया, फिर कहेंगे कि अरेंज करो इन पार्टिकल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो सबसे पहले जिसमें सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होगा। ठीक है। फिर क्या होता है, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला आएगा। ठीक है। तो शुगर क्या है, सॉलिड्स के अंदर आती है, ऑक्सीजन क्या है, गैस के अंदर आती है, और वाटर किसके अंदर आता है, लिक्विड के अंदर। तो ये हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन आता है आपका कि जैसे कोई हनी हो गया, वाटर हो गया, चाक हो गया, कॉटन हो गया, इन सबको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो ये सब आप करके देख लेना। हनी का ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हनी है आपका, चॉक है, ठीक है, और कॉटन है, आयरन है आपकी, और इन सबको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ये आपको करके बताना है। फिर पूछ सकते हैं कि आप टर्म बताइए, रिजिडिटी टर्म्स क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है। ये मैं आपको
जो इसकी प्रीवियस वीडियो थी इस चैप्टर की, आप नीचे सब्सक्राइब करेंगे तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखना, 9th क्लास की और भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, उसमें देखना आप। मैंने बताया है रिजिडिटी क्या होती है सॉलिड्स के अंदर, गैस में मैंने कंप्रेसिबिलिटी बताई है, लिक्विड्स में मैंने फ्लूइडिटी बताई है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि हमारा वाटर वगैरह हो गया, लिक्विड्स की क्या होती है जनरली लोअर डेंसिटी होती है। क्या होती है? डेंसिटी उनकी लोअर होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरिजन में तो लोअर ही होती है। लेकिन आपने कभी देखा होगा जो आइस होती है वो हमेशा फ्लोट करती है पानी के अंदर। क्या करती है? आइस हमेशा फ्लोट करती है। क्यों करती है? आइस हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। जो आइस होती है उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है वाटर से। क्या होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस आर रिलेटिवली लार्जर देन वाटर, ठीक है। तो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। इसलिए जो डेंसिटी होती है आइस की, वो क्या होती है? लेस देन होती है। किससे? वाटर से, ठीक है। इसलिए आइस जो होती है वो पानी के ऊपर हमेशा फ्लोट करती है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में, एनसीईआरटी में, आपको देख लेना आप कभी मिले तो आपको क्वेश्चंस। फिर यूनिट्स वगैरह पूछ लेते हैं इनकी, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से स्टेट ऑफ मैटर में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मैंने बता दिया था गैसियस स्टेट में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है और इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। फिर बताएंगे कि कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिनकी डेंसिटी लिक्विड स्टेट में हाईएस्ट हो सॉलिड स्टेट के अलावा। तो अभी आप बता सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। इंटर पार्टिकल और स्पेस पूछ सकता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस पूछ सकता है, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस तो क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। और इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है? वो दोनों किस फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, किस फोर्स से वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और प्रेशर की यूनिट पूछ सकता है, पास्कल होती है आपकी, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट पूछ सकता है, जो आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखते हो आप, डेंसिटी की यूनिट, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि आप जस्टिफाई कर सकते हो कि वाटर्स का टेम्परेचर कितना होगा, वाटर्स का जनरली कितना टेम्परेचर होगा रूम के ऊपर। तो वाटर कैन अडोप्ट द शेप ऑफ एनी कंटेनर, वाटर कुछ भी शेप अडोप्ट कर सकता है, ठीक है। आपको रीज़न पूछ सकता है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड। यदि पानी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे तो इसका कोई रीज़न बताइए। तो हम बता सकते हैं कि वाटर जो है यानी शेप ले सकता है, ये कंप्रेसिबल नहीं होता इतना, ठीक है। और पूछ लें कि एक अलमीरा होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन कि जो अलमीरा होती है वो हार्ड होती है, दूसरा वो रिजिड होती है, तीसरा उसकी शेप चेंज नहीं होती प्रेस करने पर, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं? सॉलिड कह सकते हैं। कि उनको लिक्विड और सॉलिड क्यों कहा गया है, पार्ट बेसिकली ये पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। बस यही क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम पूछ सकते हैं कि क्या मैटर की स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है। क्या मैटर की स्टेट क्या हो सकती है? कैन मैटर स्टेट्स चेंज, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट या सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकती है, हम बता सकते हैं। तो दो मेथड्स के द्वारा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या होता है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर को चेंज कर दें। और दूसरा होता है बाय चेंजिंग प्रेशर। क्या कर सकते हैं हम? बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। यदि हम टेम्परेचर चेंज, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है? जैसे कि आप टेम्परेचर चेंज करेंगे किसी भी चीज़ का, जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, जैसे सॉलिड का ही है, जैसे कि आपने सॉलिड आइस थी, आइस का टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया आपने, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और उसी लिक्विड का यदि फिर से टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने और बढ़ा दिया तो वो किस में? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जो गैसेस फॉर्म होती है, वेपर फॉर्म होती है, ठीक है। तो क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड भी बन गया और लिक्विड से सॉलिड भी बन गया। जैसे कि 0 डिग्री पे था और 0 डिग्री से 100 भी आ जाए यदि हम उबालना चाहें उसके, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल निकालना पढ़ेंगे, जो इनकी यूनिट्स होती हैं, टेम्परेचर की डिफरेंट स्केल्स होती हैं, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इनके अदर मेल्टिंग पॉइंट, इनके सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो पढ़ लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ लेंगे। तो आप अपनी नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूर
भूलिएगा मत। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ज़रूर डालिएगा कि हनी, चॉक, कॉटन और आयरन को यदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे स्पेस के रूप में या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में तो वो क्या होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।